हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। आज के इस वीडियो हम आर्मी अग्निवीर जीडी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर 2 देखेंगे, जो कि आपका 28 मार्च 2021 को हुआ था। ये पेपर 50 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है ना। और जिसमें आपका मैथ, साइंस, जीके और रीजनिंग रहेगा। और जितने मैथ के क्वेश्चन के होंगे उसके हम आपको शॉर्ट ट्रिक से करवाएंगे, किस तरह से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, वो सभी चीज़ वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक आपने जरूर देखना है, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर का 28 मार्च 2021 को जो पेपर हुआ था उसका पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि अग्निवीर 6 मिसाइल की सीमा क्या है। तो अग्निवीर जो 6 मिसाइल है, अग्निवीर 6 वर्जन जो है उसकी मिसाइल की जो सीमा है वो कितनी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वो है 11,000 किलोमीटर से लेके 12,000 किलोमीटर तक अग्निवीर 6 मिसाइल की जो है वो रेंज है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजस्व बंदोबस्त की महलवाड़ी प्रणाली जो थी वो शुरू की गई थी। कौन से क्षेत्र में राजस्व बंदोबस्त की महलवाड़ी जो थी प्रणाली शुरू की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके पास बंगाल, बॉम्बे, मद्रास या उत्तर पश्चिम प्रांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उत्तर पश्चिम प्रांत में राजस्व बंदोबस्त की महलवाड़ी व्यवस्था जो थी वो शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी। तो भारत में पहली बार जो ट्रेन चलाई गई थी वो चलाई गई थी 1853 में। ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट हो जाएगा। तो 1853 में पहली बार जो थी वो ट्रेन चलाई गई थी और मुंबई से थाने तक चली थी। आगे बात करते हैं, कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहा है कि दक्षिण भारत में चोलों का एक समकालीन प्रतिद्वंदी राजवंश डैश था। तो दक्षिण भारत में चोलों का एक समकालीन प्रतिद्वंदी राजवंश कौन सा था। ऑप्शन आपके पास मदुरै के पांडे, चेर, कल्याणी के चालुक्य या फिर वेंगी के चालुक्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। वो थे कल्याणी के चालुक्य, यानी कि दक्षिण भारत में चोलों का एक समकालिक प्रतिद्वंदी राजवंश था, उसका नाम क्या था, कल्याणी के चालुक्य। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म श्रेणी में किस फिल्म ने 2020 में 66वां राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म श्रेणी में, सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म श्रेणी में, ठीक है ना। किस फिल्म ने, कौन सी फिल्म की बात हो रही है, फिल्म का नाम बताना है। 2020 में 66वां राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। ऑप्शन आपके पास पैडमैन, अंधाधुन, पद्मावत या फिर उरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंधाधुन जो मूवी थी उसने 2020 में 66वां राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था हिंदी फिल्म श्रेणी में। तो ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट हो जाएगा, अंधाधुन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि मैकल में अमरकंटक का पठार किस नदी के उद्गम स्थल को चिन्हित करता है। तो मैकल में अमरकंटक का पठार जो है, ठीक है ना, अमरकंटक का जो पठार है किस नदी के उद्गम स्थल को चिन्हित करता है। ऑप्शन आपके पास नर्मदा, गंडकी, घग्गर या फिर चंबल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नर्मदा नदी के जो उद्गम स्थल को चिन्हित करता है कौन, मैकल में अमरकंटक का पठार। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कहता है कि संतोष कप और सुब्रोतो ट्रॉफी डैश से संबंधित है। तो संतोष कप और सुब्रोतो ट्रॉफी जो है वो कौन से खेल से संबंधित है, खेल का नाम आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल या फिर हॉकी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि फुटबॉल। तो संतोष कप और सुब्रोतो ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 3 इसे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारन ज्वारद मुख बनाती है, ठीक है ना, ज्वारंद मुख बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो एक एस्चुरी बनाती है, यानी कि ज्वारंद मुख बनाती है। ऑप्शन आपके पास गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा या फिर महानदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि जो नर्मदा नदी है वो एक एस्चुरी बनाती है, यानी कि ज्वारंद मुख बनाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसे करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन आपके पास 1992, 1994, 1996 या 1990। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना थी, ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना की गई थी 1992 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल जो है वो कौन से महाद्वीप में स्थित है, कौन से कॉन्टिनेंट में स्थित है, वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर दक्षिण अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि दक्षिण अमेरिका में अटकामा जो मरुस्थल है वो स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, दक्षिण अमेरिका। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं कि अश्विनी मोनप्पा का संबंध किस खेल से है। तो अश्विनी मोनप्पा का जो संबंध है वो कौन से गेम से है। ऑप्शन आपके पास फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन या चेस। तो अश्विनी मोनप्पा को जो किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अश्विनी मोनप्पा बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बैडमिंटन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली चलो, दिल्ली चलो हाँ डैश ने किया था, यानी कि मैं कहूँ
दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का आह्वान जो था वो किसने किया था? तो दिल्ली चलो का आह्वान किया था ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दिल्ली चलो का आह्वान किया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है कि किस देश को द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा देश है जिसे लैंड ऑफ द मिडनाइट सन के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन आपके पास नॉर्वे, बेल्जियम, चीन या फिर जापान। तो लैंड ऑफ द मिडनाइट सन जो होता है, ऑप्शन नंबर ए नॉर्वे जो देश है उसको लैंड ऑफ द मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर वन करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं। कहता है कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा डैश द्वारा बनवाया गया था। तो अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो किसने बनाया था, जो कि 2.5 दिन में तैयार हो गया था? ऑप्शन आपके पास है कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन इल्तुतमिश या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा था वो एक मौसमी दरगाह है, 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसे बोलते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये बनवाया था। आगे बात करते हैं। तिरहुता लिपि का प्रयोग किस भाषा को लिखने के लिए किया जाता है? तो तिरहुता जो लिपि है उसको किस भाषा को लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके पास मणिपुरी, मैथिली, सिंधी या फिर कोंकणी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मैथिली। तो मैथिली भाषा को लिखने के लिए तिरहुता लिपि जो है उसका प्रयोग किया जाता है। तिरहुता लिपि का प्रयोग किया जाता है कौन सी भाषा को लिखने के लिए? मैथिली भाषा को लिखने के लिए तिरहुता लिपि का प्रयोग किया जाता है। आगे कहता है कि राइफल में निकली निकली एक गोली में डैश होती है। तो राइफल से एक निकली जो गोली होती है उसमें कौन सी एनर्जी होती है, कौन सी ऊर्जा होती है, वो आपको बताना है। गतिज ऊर्जा होती है इनमें से कोई नहीं, स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज स्थिति दोनों होती है। तो राइफल से जो गोली निकलती है उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? उसके अंदर गतिज ऊर्जा होती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। आगे बात करते हैं। कह रहे हैं कि वल्कनीकृत रबर का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था। तो वल्कनीज यानी कि वल्कनाइज रबर जो होता है रबर का जो आविष्कार था, वाज इन्वेंटेड बाय, किसने इसका आविष्कार किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि चार्ल्स गुडियर ने इसका आविष्कार किया था। किसका? वेल्कनाइज रबर का। तो चार्ल्स गुडियर जो था उन्होंने वेल्कनाइज रबर का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं। क्या चाय का वानस्पतिक नाम क्या है? तो चाय का यानी कि बोटेनिकल नेम आप बताना है आपको टी का। तो चाय का वनस्पति नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कैमेलिया साइनेसिस। कैमेलिया साइनेसिस जो है वो चाय का एक वनस्पतिक नाम है, यानी कि बोटेनिकल नेम है। किसका? कैमेलिया सिनेसिस। साइनेसिस जो है वो चाय का बोटेनिकल नेम है, एक वनस्पतिक नाम है कैमेलिया साइनेसिस। आगे बात करते हैं। 19th क्वेश्चन पे कह रहा है कि डायलिसिस का उपयोग डैश के उपचार के लिए किया जाता है। तो डायलिसिस क्यों किया जाता है, किसके उपचार के लिए किया जाता है? हृदय की कमजोरी, वृक्क की खराबी, मस्तिष्क रोग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डायलिसिस किया जाता है किडनी के फेलियर की उपचार के लिए, यानी कि डायलिसिस जो होता है किडनी के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। वृक्क यानी कि किडनी को बोलते हैं, किडनी फेलियर में आपका डायलिसिस किया जाता है। आगे बात करते हैं। कह रहा है कि पल्वमान पिंडों के नियमों की खोज डैश द्वारा की गई थी। द लॉ ऑफ द फ्लोटिंग बॉडीज, यानी कि वर्ड डिस्कवर्ड बाय, यानी कि पल्वमान पिंडों यानी कि फ्लोटिंग बॉडीज की यहाँ पर बात हो रही है कि नियमों की खोज डैश द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर, यानी कि आर्कमिडीज के द्वारा पल्वमान पिंडों यानी कि फ्लोटिंग बॉडीज की जो था डिस्कवरी थी वो की गई थी। ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट हो जाएगा, आर्कमिडीज। आगे बात करते हैं 21 पे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित पदार्थों में से ध्वनि डैश में सबसे तेज गति से चलती है। तो आपको बताना है कि चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से जो ध्वनि है सबसे तेज किसमें चलती है? स्टील, पानी, हवा या निर्वात। तो इसका सही, निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम, ठीक है ना? तो ध्वनि सबसे ज्यादा किसमें चलेगी? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टील में जो ध्वनि की गति है सबसे ज्यादा तेज होती है। आगे बात करते हैं। कार्बन का सबसे कठोर रूप डैश है। कार्बन का सबसे कठोर रूप क्या है? ऑप्शन आपके पास कोयला, हीरा, कोयला, चारकोल या ग्रेफाइट। तो कार्बन का सबसे जो कठोर रूप है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हीरा है। तो कार्बन का सबसे कठोर यानी कि हार्डेस्ट फॉर्म जो होती है वो डायमंड होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 23 पे आते हैं। कह रहे हैं कि डेक्टिलोग्राफी डैश का अध्ययन है। तो डेक्टिलोग्राफी किसका अध्ययन है? डेक्टिलोग्राफी इज द स्टडी ऑफ, किसका अध्ययन है? फोरेंसिक, कार्बन काल निर्धारण यानी कार्बन डेटिंग जिसे आप बोलते हो, हस्तलिपि यानी कि हैंड राइटिंग जिसे आप बोलते हो, और अंगुली के निशान यानी कि जिसे आप फिंगरप्रिंट्स बोलते हो। तो डेक्टिलोग्राफी जो होता है वो उंगली के निशान यानी कि फिंगरप्रिंट्स के स्टडी को कहते हैं। इसका डेक्टिलोग्राफी। ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं। कह रहे हैं कि लेंस डैश से बना होता है। लेंस किसका बना होता है? लेंस आपको ऑप्शन आपके पास साधारण कांच या पायरेक्स कांच या फ्लिंट ग्लास या फिर आपके पास ऑप्शन नंबर फोर है कोबाल्ट कांच।
तो लेंस कौन से कांच का बना होता है? तो लेंस जो होता है वो फ्लिंट कांच का बना होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इससे करेक्ट हो जाएगा। तो लेंस जो है वो फ्लिंट कांच का बना होता है। आगे बात करते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। कहता है कि खारे पानी की सांद्रता को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण डैश होता है। ठीक है ना, कौन सा उपकरण होता है जो खारे पानी की सांद्रता मापता है, यानी कि द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट वाटर। तो सॉल्ट वाटर की यानी कि खारे पानी की सांद्रता मापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? इसका ये कहता है सेलिनोमीटर, यानी कि लवण मापी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो सेलिनोमीटर का यूज किया जाता है इसकी कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट वाटर को मापने के लिए, यानी कि खारे पानी की सांद्रता मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। कहता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इज मेनली ड्यू टू द इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर। क्यों होता है? ऑप्शन आपके पास नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो वृद्धि के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि पत्तियों में मौजूद हरे रंग के रंग द्रव्य को डैश कहा जाता है। तो पत्तियों में मौजूद जो हरे रंग का रंग द्रव्य होता है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है कैरोटीन, और क्या होता है हमारे पास फाइकोबिलिन, या फिर पर्णपीत। पर्णपीत होता है हमारे पास ज़ैंथोफिली या फिर क्लोरोफिल, यानी कि पर्णहरित। इसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। तो पत्तियों में मौजूद हरे रंग के द्रव्य रंग को डैश कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे पर्णहरित बोला जाता है। ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि क्लोरोफिल, हरे रंग का जो होता है क्लोरोफिल बोला जाता है। आगे बात करते हैं। कह रहे हैं कि इन्वर्टर एक उपकरण है जो डैश में परिवर्तित होता है करता है, जो डैश में परिवर्तित करता है। किसको किस में परिवर्तित करता है? डीसी को डीसी में करता है, एसी को डीसी में, डीसी को एसी में, या एसी को एसी में। तो इन्वर्टर जो होता है वो डीसी बिजली को एसी बिजली में कन्वर्ट करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आपने देखा होगा कि घर में लाइट जाती है तो आपकी जो लाइट वापस से आ जाती है, मतलब कि इन्वर्टर चल जाता है। तो वो क्या करता है, जो बैटरी में स्टोर जो डीसी करंट होता है उसे एसी में कन्वर्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं। कह रहे हैं कि पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? यानी कि पोटेशियम जो कार्बोनेट है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द पोटेशियम कार्बोनेट? ऑप्शन आपके पास सिरका, सोडा, खाने का सोडा या फिर पर्ल ऐश। तो पोटेशियम कार्बोनेट का जो सामान्य नाम है उसे पर्ल ऐश बोलते हैं। ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं। कह रहे हैं कि 295 केल्विन का तापमान लगभग डैश के बराबर होता है। तो 295 केल्विन का जो तापमान है वो कितने डिग्री के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि 71.33 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। किसका तापमान? 295 केल्विन का जो तापमान होना है वो 71.33 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। ठीक है, तो गाइज ये थे हमारे पास जीके के या फिर साइंस जीके के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे। ठीक है ना, आपको हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चन से। ठीक है ना, यहाँ तक कि अगर क्वेश्चन आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है ना, जितने भी व्यूअर्स नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए इसी तरह के और पेपर्स के लिए। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि मैथ की तरफ, जिसमें मैथ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और शॉर्टकट में सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले हैं। कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कहता है कि एक रेलगाड़ी जिसकी जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से समय पर अपने स्थान पर पहुंच जाती है, यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है तो 15 मिनट देरी से पहुंचती है। तो संपूर्ण यात्रा की दूरी आपको बतानी है, बेसिकली आपको डिस्टेंस बताना है कि कितना है। तो इसको इसको मैं डिस्टेंस आपको निकालना है, तो एक सीधा सीधा मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। ठीक है ना, मैं आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला बताता हूँ। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ बिल्कुल। आपको फॉर्मूला लगाना है S1 यानी कि पहली स्पीड, S2 यानी कि दूसरी स्पीड, फिर इन दोनों स्पीड का अंतर यानी कि S1 माइनस S2 दोनों स्पीड का अंतर, मल्टीप्लाई बाय टाइम डिफरेंस यानी कि समय का अंतर। तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, आपके पास सीधा सीधा इसका आंसर दे देगा। ये कह रहा है कि पहली स्पीड थी 40, दूसरी थी कितनी? 35। 40 और 35 का अंतर कितना होता है? 5 होता है। और टाइम का डिफरेंस कितना है? 15 मिनट। 15 मिनट को हम किस में चेंज कर देंगे? घंटों में चेंज कर देंगे, यानी कि आवर में चेंज कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। पंचो सत्त कितना होता है? 35 होता है, जीरो से जीरो कैंसिल हुआ। दो तिया 6 होता है, दो दूनी 4 होता है, पाँच एक तीन एक में 3 होता है, तीन पंजे 15 होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 किलोमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसने मेरे को सीधा सीधा आंसर दे दिया। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखोगे, S1 इंटू S2 डिवाइड बाई S1 माइनस S2 इंटू में टाइम डिफरेंस, यानी कि पहली गति मल्टीप्लाई बाय दूसरी गति, नीचे दोनों गति का अंतर आता है, मल्टीप्लाई बाय टाइम डिफरेंस आता है। ये सीधा शॉर्टकट आपको लगानी है और आपका आंसर आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा 70 किलोमीटर। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि 5 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, तो 6 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो यहाँ भी आपको फॉर्मूला लगाना है, डायरेक्ट इसका आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है M1 D1 H1 डिवाइड बाय W1 का। वो बराबर होता है किसके? M2 D2
H2 / W2 के वो इक्वल होता है। कह रहा है कि 5 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 6 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपको निकालना है। तो यहाँ से D2 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आएगा 5/12, 5 × 12 गुणा में 6, तो 6 दूनी 12 होता है, 5 दूनी 10 कितना होता है 10 दिन। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि तो 6 आदमी थे, वही काम 10 दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, MDH का फॉर्मूला लगेगा। सीधा शॉर्टकट आपको बता रहे हैं किस तरह से इसको करना है। कह रहा है कि मिश्र संख्या 6 से ही 2/5 का अनुचित भिन्न आपको बताना है। तो 6 से ही 2/5 पता है आपको क्या होता है, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 × 5 = 30 प्लस 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 32/5 आ जाएगा। सीधा सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि वर्गाकार बगीचे का परिमाप, एक वर्गाकार बगीचा है, यानी कि ऐसे करके एक वर्गाकार बगीचा है जिसका परिमाप ज्ञात करना है आपको, और जिसका क्षेत्रफल कितना है 56 है, यानी कि इसका क्षेत्रफल एरिया आपको दे रखा है। और क्षेत्रफल कितना दे रखा है 56 आपको दे रखा है। और आपको पता है कि एक वर्ग की जो क्षेत्रफल है वो तो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, यानी कि साइड का स्क्वायर होता है। तो साइड का स्क्वायर यानी कि 56 हो जाएगा। और यहाँ से साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, भुजा का जो साइड की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √56। और √56 किसका वर्ग होता है, यानी कि √56 का किसका वर्गमूल अगर हम निकालेंगे, तो 56 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा 75 आएगा। कितना आएगा 75 आएगा। ये 75 का वर्ग होता है, या 56 का वर्गमूल होता है 75। इसका परिमाप निकालना है, यानी कि पैरामीटर निकालना है। और परिमाप का जो फॉर्मूला होता है एक वर्ग का, वो होता है 4 गुना में भुजा, यानी कि 4 इंटू में साइड होता है। और 4 गुना में अगर मैं 75 करता हूँ, तो ये मेरे को कितना देगा, ये मेरे को देगा 300 मीटर देगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि एक वर्गाकार बगीचे का परिमाप जिसका क्षेत्रफल 56 है, उसका जो परिमाप होगा वो 300 मीटर होगा। सीधा फॉर्मूला लगाना है, आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आगे बात करते हैं कि राम प्रतिदिन 0.50 रुपए का समाचार पत्र खरीदता है। जनवरी माह में उसने कितने पैसे का भुगतान किया। सीधी सी बात है, कह रहा है कि एक कितने जनवरी में 31 दिन होते हैं। ठीक है ना, तो एक अखबार पे यानी कि एक दिन में, एक दिन के अखबार के लिए वो कितने रुपए देता है, एक दिन के अखबार के लिए वो अपना 0.5 रुपये देता है। 0.5 रुपये देता है, 50 पैसे देता है। तो 31 जनवरी यानी कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, तो 31 दिन के लिए वो कितने देगा, तो 0.50 मल्टीप्लाई बाय हम क्या कर देंगे 31 को कर देंगे, और ये आपका आंसर दे देगा कितना 15.50 रुपये। यानी कि ऑप्शन नंबर 15.50 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो एक महीने के लिए वो कितना भुगतान करेगा, 15.50 रुपये का भुगतान करेगा। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि एक बारंबारता बटन के लिए मध्यम से विचलनों की बीज गणीय योग हमेशा डैश होता है। यानी कि अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूँ तो कह रहा है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज। कह रहा है कि एक बारंबारता बंटन के लिए मध्य से विचलनों का बीज गणितीय योग हमेशा डैश होता है। तो वो क्या होता है, वो हमेशा शून्य होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं कि अनुक्रम है 2 3 5 9 17 65, इसका अगले अगला को बताना है कि क्या होगा। तो पहले आपको 2 दे रखा है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 9 है, फिर 17 है, फिर 33 है, और देन 65 है। तो इसका आपको सही पैटर्न ढूंढना है क्या है। तो अगर मैं इन दोनों का अंतर देखूं, एक है, इन दोनों का अंतर 2 है, इन दोनों का अंतर 4 है, इसका अंतर कितना है, इसका अंतर अगर हम करेंगे तो 8 आएगा, इसका अंतर अगर हम करेंगे तो 16 आएगा, इनका अंतर करेंगे तो कितना आएगा 32 आएगा। यानी कि ये यहाँ पर गुणा हो रहा है, एक गुणा में 2 करेंगे, फिर गुणा 2 गुणा 2, फिर गुणा 2, फिर गुणा 2 हो रहा है। तो यहाँ पर भी गुणा 2 हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, गुणा 2 होगा, कितना आना चाहिए यहाँ पर 64 आना चाहिए, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 6 6 12 129 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। सीधी सी आपको पैटर्न मिल गया यहाँ पर। ठीक है ना, दो दो से अंतर का अंतर करा, मतलब कि दो डबल डबल हो रहा है, अंतर का 2 गुना हो रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 129 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि दी गई संख्या एक्स और वाई है। ठीक है, दो संख्याएं आपको दे रखी हैं एक्स और वाई, और वाई जो है एक्स का गुणा चाहिए, यानी कि वाई जो है वो एक्स का मल्टीपल है। वाई जो है वो एक्स का क्या है, मल्टीपल है, यानी कि इसका गुणज है। तो लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, अगर y x का गुणज है यानी कि मल्टीपल है, तो लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, तो लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा y। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने बोला 3, अगर 3 का मैं मल्टीपल यानी कि गुणज की बात करो तो 3 के मल्टीपल 3 होगा, 6 होगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 होगा, 3 चौके 12, इस तरह से चलता रहेगा। तो लघुत्तम समावर्तक क्या होता है, सबसे पहला नंबर यानी कि 3 होगा। इसी तरह से अगर x एक नंबर है और y इसका गुणज है, तो लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, y होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा, y। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं कि 2 से 100 के बीच 3 से भाज्य होने वाली सभी विषम संख्याओं विषम पूर्णांकों का योग आपको बताना है। कह रहा है कि 2 और 100 के बीच में 3 से भाग होने वाली सभी पूर्णांकों का योग आपको बताना है। तो 2 से 3 के बीच में
जो पहली संख्या है जो 3 से भाग हो जाती है वो 3 है। 3 के बाद कौन सी आती है? 6 आती है। ठीक है ना? 6 के बाद कौन सी आती है? 6 के बाद 9 आती है, और इस तरह से करते करते 100 से पहली कौन सी हो जाएगी? 99 वाली हो जाएगी। कह रहा है कि इन सभी संख्याओं को क्या बताना है आपको? योग बताना है कि इन सभी संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है। तो पहली बात तो आपको क्या पता होना चाहिए? संख्याएं पता होनी चाहिए कि ये कितनी संख्याएं हैं। 10, 3, 6, 9 इस तरह से अगर हम करते हैं तो ये कितनी संख्याएं निकल के आती हैं वो आपको बताना है। तो संख्याएं निकालने के लिए फॉर्मूला आपको लगाना है TN, या फिर आप सीधा सीधा एक काम भी कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर मैं यहाँ से सब में से 3 कॉमन ले लूँ, ठीक है ना, सब में से क्या करूँ? 3 कॉमन ले लूँ तो यहाँ 1 रह जाएगा। 3 दूनी 6 होता है, 2 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9 होता है, फिर 3 चौके 12 होता है, इस तरह से रह जाएगा, और 99 तक कितने हो जाएगा? 33 हो जाएगा। इस तरह से मैंने कर दिया। ये मैंने क्या करा? सब में से 3 3 3 3 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर 1, फिर 2, फिर 3, फिर प्लस 4 ऐसे रह जाएगा। और हमें पता है कि n प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। ये होता है n प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ का फॉर्मूला। तो यहाँ 3 आया। या कितनी संख्याएं हैं? 33 संख्याएं। तो n प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ का फॉर्मूला यानी कि 33 गुणा में 33 प्लस 1 कितना हुआ? 32 बटे में कितना? 2। कटिंग करेंगे तो ये 16 पे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपके पास बचेगा 3 इंटू में 33 इंटू में 16। इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करके आपके पास आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 867। कितना आ जाएगा? 867 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ 34 होगा, मैंने यहाँ गलती करी है थोड़ी सी। 33 और एक यहाँ पर होगा 34। यहाँ पर कितना होगा? इधर होगा 33, 33 प्लस एक कितना हुआ? 34/2। तो 2 एक में 2, 2 सत्ते 14 होगा यहाँ पर। ठीक है ना? तो ये आपके पास आ जाएगा कितना? 3 इंटू में 33 इंटू में 3 इंटू में 33 इंटू में कितना? इंटू में कितना? 17। 3 इंटू में 33 इंटू में कितना? 17 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके आपके पास एक नंबर निकल के आएगा। वो होगा आपके पास 867। ठीक है ना? कितना होगा? 867 होगा। हमने क्या करा? पहले हमने संख्या देखी जो तीन से तीन से विभाज्य तीन से विभाज्य सभी संख्याओं को आपको क्या बताना है? औसत बताना है। तीन से विभाज्य सभी संख्याओं को आपको जोड़ बताना है। और द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स, विषम पूर्णांकों को, माफ कीजिएगा, विषम पूर्णांकों को आपसे पूछ रहा था। मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत कर दिया, दोबारा से इसको सॉल्व करते हैं। मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। तो पहली संख्या 3 होगी, विषम बतानी है सारी की सारी। दूसरी संख्या कौन सी होगी? दूसरी संख्या होगी जो विषम होगी, वो कौन सी होगी? 9 होगी। फिर कौन सी होगी? 15 होगी। फिर कौन सी होगी? इसमें 6 जोड़ेंगे तो उसके बाद 21 होगी। इस तरह से करते 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 तक आखिरी तक कौन सा होगा? 99 वाला होगा। ठीक है ना? तो इस तरह से सभी विषम संख्याओं का वो बताना है आपने क्या होगा। तो पहले तो आपको संख्याएं पता होनी चाहिए कि संख्याएं कितनी है। संख्याएं निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस में n-1 इंटू डी होता है। तो आखिरी संख्या कौन सी है? आखिरी संख्या है 99, तो मैंने यहाँ 99 रख दिया। पहली संख्या 3 है तो 3 रखा। संख्याएं कितनी है वो मेरे को निकालना है, -1, और इन सब का अंतर कितना है? 6। तो 99 में से पहले हम 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 96। ये आ जाएगा n-1 मल्टीप्लाई बाय 6। तो यहाँ से इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से n-1 की जो वैल्यू आएगी 99, 96 बटे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 6 का में 6, 6 6 36। और n की वैल्यू आ जाएगी 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। यानी कितनी संख्याएं है ये? 17 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 17 संख्याएं हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इनका सम निकालेंगे। तो सम निकालने का फॉर्मूला होता है एस, यानी कि ए सम निकालने का फॉर्मूला होता है n/2, यानी कि कितनी संख्याएं हैं। ठीक है ना? प्लस फर्स्ट टर्म यानी कि पहली टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। ठीक है ना? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तभी इसमें इतना टाइम लगा। तो संख्याएं कितनी है? 17। तो 17/2। पहली संख्या कौन सी है? 3। आखिरी संख्या कौन सी है? 9, यानी कि 99। इसको सॉल्व करेंगे तो 17/2 आएगा, मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा? ये 9 3 12, 102 हो जाएगा। और कटिंग करेंगे, 2 पंजे 10, 2 एक में 2, यानी कि 17 इंटू में 51। 17 इंटू में 51 होता है 867। ठीक है ना? 867 सीट का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। एक तो संख्याएं निकालने वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, और एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है संख्याओं के जोड़ का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है ना? तभी इसमें टाइम लगा। पहले आपको संख्याएं निकालनी है, संख्याओं से फिर आपको इसका जोड़ निकाल लेना है। आगे बात करते हैं। कह रहा है कि यदि पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस 2 इजिकल टू 0 है, के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो क्या होगा? तो मूल क्या होते हैं? तो अगर मैं मूल का जोड़ करूं, यानी कि सम ऑफ रूट्स जिसे आप बोलते हो, मूल का जोड़। ठीक है ना? ये सम ऑफ रूट्स हैं। तो सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं? तो सम ऑफ रूट्स अगर करते हैं तो वो होगा माइनस के क्या हुआ अपॉन में पी होगा।
माइनस के क्या हुआ अपॉन में पी होगा, ये होगा सम ऑफ रूट्स। और यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट करते हैं, यानी कि रूट्स का गुणन, यानी कि मूल का हम गुणक करते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है ना, प्रोडक्ट। तो अगर मैं रूट्स को यानी कि मूल को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आता है हमारे पास 2/p, ठीक है ना। और मैंने मान लिया कि इसका जो रूट है दोनों के एक दूसरे के व्युत्क्रम है, इसके जो मूल हैं यानी कि जो रूट आते हैं वो एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मतलब उल्टे हैं। तो अगर मैं पहला रूट x मान लेता हूँ तो दूसरा रूट कौन सा होगा, इसका व्युत्क्रम होगा 1/x होगा। और अगर मैं इन दोनों का गुणनफल करता हूँ यानी कि x गुणा में 1/x, तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा 2/p के बराबर आएगा। एक्स एक्स कैंसिल आ जाएगा तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी कितनी, दो। सिंपल सी चीज आपको निकालनी थी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने इसके दो मूल मान लिए, पहला मूल है x और दूसरा है व्युत्क्रम है, तो दूसरा होगा 1/x। और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके, यानी कि दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है, 2/p के बराबर होता है। तो x इंटू में 1/x की वैल्यू कितनी होगी, 2/p। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर थर्ड से करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कहता है कि एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी 40 अंक चाहिए, ये सभी प्रश्नों का समान अंक है। एक अभ्यर्थी ने कुल प्रश्नों में 15 अंकों को हल करके केवल 10 उत्तर सही करके परीक्षा उत्तीर्ण की। 15 प्रश्नों को हल करके, ठीक है ना, केवल 10 उत्तर सही करके उसने परीक्षा उत्तीर्ण की। परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की संख्या आपको बतानी है कितनी हो। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है ये। तो हमने क्या करा, कह रहा है कि हमने हमारा कह रहा है कि 40% अंक चाहिए एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, कितने परसेंट अंक चाहिए, 40% अंक चाहिए। तो कह रहा है कि सभी प्रश्नों का समान अंक है, सभी प्रश्नों के अंक क्या है, समान है। 15 क्वेश्चन थे, ठीक है ना, 15 में से उसने कितने क्वेश्चन सही करे, 15 में से उसने सिर्फ 10 क्वेश्चन सही नहीं, एक अभ्यर्थी ने कुल प्रश्नों में से जितने भी प्रश्न थे 15 प्रश्नों को हल किया। कुल प्रश्न थे उसमें से 15 को हल किया, जिसमें से 10 उसके सही हो गए, और उसने परीक्षा को कर लिया उत्तीर्ण। तो मैंने मान लिया कि लेट जो टोटल क्वेश्चन थे, ठीक है ना, मैंने मान लिया कि कुल प्रश्न कितने थे, टोटल क्वेश्चन मैंने मान लिए कितने थे, एक्स थे। और एक्स का कितना परसेंट चाहिए पास होने के लिए, 40% अंक चाहिए पास होने के लिए, ठीक है ना। और उसने 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया था, 15 में से 10 उसने सही कर दिए और उसको वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, यानी कि उसको कितने मार्क्स मिले होंगे, 10 क्वेश्चन सही मिले होंगे, यानी कि एक्स का 40% बराबर है किसके, 10, इन 10 सही उत्तरों के। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 100/4। और 100/4 कितना हो जाएगा, ये 25, यानी कि कुल जो प्रश्न थे वो कितने थे, कुल प्रश्न थे 25। ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इतना कुल प्रश्नों की संख्या कितनी थी, 25 थी। आगे बात करते हैं, सीधा सीधा आपको यहाँ पर ऐड करना है, यानी कि 2.81 पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है तो यहाँ पर आएगा 0.002, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है तो 0.01, इसको ऐड करेंगे दो, ठीक है ना, यहाँ भी दो, 8 पॉइंट कितना, दो, 2.882। ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट हो जाएगा, ऐड आपको करना है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि x प्लस में 1/x की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 3 के बराबर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू आपको बतानी है। तो सीधा सीधा हम उसको शॉर्टकट बताते हैं। तो अगर x प्लस में 1/x अगर a के बराबर होता है और आपसे इसका वर्ग पूछ ले, यानी कि x² प्लस 1/x² पूछ ले, तो फॉर्मूला होता है a² माइनस 2 का। तो यहाँ भी हम a की वैल्यू यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 7। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। 44 पे आते हैं, कह रहा है कि दो मेज और तीन कुर्सियाँ, दो मेज हैं यानी कि दो टेबल हैं, और प्लस में तीन कुर्सियां यानी कि तीन चेयर है, इनका जो जोड़ है वो है 3500 रुपये। तीन मेज यानी कि तीन मेज है यानी कि तीन टेबल हैं, प्लस में दो कुर्सियां हैं यानी कि दो चेयर हैं, इनका जो जोड़ है वो है 4000। तो एक कुर्सी और एक मेज की कुल कीमत आपको बतानी है। तो ये दो लीनियर इक्वेशन बन गई है। आपने क्या करना होता है, यहाँ पर इनको सेम करना होता है, किसी एक टर्म को आप सेम कर लोगे। तो इस पूरी इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टेबल आ जाएंगे प्लस 9 चेयर आ जाएंगी, बराबर हो जाएगा किसके, 3 3 15 और 10,500 के बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर 2 से करेंगे तो 6 टेबल आ जाएंगे प्लस 4 चेयर आ जाएंगी और आ जाएगा यहाँ पर 8,000। तो इसको पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो 6 टेबल से 6 टेबल कट से कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 चेयर रह जाएंगी और इसमें से 8,000 गए तो 2500 रह जाएगा। तो यहाँ से एक चेयर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2500/5। और 2500/5 कितना हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा। फिर एक चेयर की कीमत हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं इस वाली इक्वेशन में। तो दो टेबल प्लस में 3 इंटू में एक चेयर की कितनी है, 500 है, इजिकल टू कितना, 3500। तो दो टेबल इजिकल टू कितना हो जाएगा, 3500 माइनस में 5 दिए कितना होता है, 1500 हो जाएगा। तो दो टेबल की जो कीमत आ जाएगी वो 2000 आ जाएगी और एक टेबल की कीमत आ जाएगी कितनी, 1000। तो एक टेबल की
और एक चेयर की जो कीमत है टोटल ऐड करेंगे तो 500 प्लस 1000 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1500, यानी कि एक टेबल और एक चेयर की जो कीमत है वो 1500 है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो लीनियर इक्वेशन इसमें बनानी थी और उसको सॉल्व करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, 8% का लाभ अर्जित करता है, तो क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है, यानी कि क्रय मूल्य अपने, तो अपने माल को क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक अंकित करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको सीधा इसका डायरेक्ट बताता हूँ, शॉर्टकट बताता हूँ, आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। फॉर्मूला होता है आपके पास क्रय मूल्य अपॉन में अंकित मूल्य इज इक्वल टू 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंट, यानी कि 100 माइनस में छूट परसेंट जो आपको दी जाती है, और 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत जो आपको दिया जाता है। तो ये फॉर्मूला आप लगाओगे, आपके पास सीधा सीधा आंसर आ जाए। कैसे, क्रय मूल्य मेरे को नहीं पता कितना है, अंकित मूल्य मेरे को नहीं पता कितना है, लेकिन छूट मेरे को पता है 10 की है, तो 100 माइनस 10 कितना हुआ, 90, और लाभ कितने का, 8 का, तो 100 प्लस 8 कितना हुआ, 108 हुआ। 9 पे कट जाएगा, 9 एक कम में 9 जीरो होता है, 9 एक कम में 9, 9 दूनी 18, फिर कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12 हो जाएगा, यानी कि 5 बटे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अंकित मूल्य कितना है, यानी कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की अगर मैं बात करूं तो कितना आएगा, ये 5/6 आएगा। तो अंकित मूल्य कितना, क्रय मूल्य कितना है 5, अंकित मूल्य कितना है 6। तो कितना ज्यादा अंकित किया है, एक ज्यादा अंकित किया है। किससे अंकित किया है ज्यादा, 5 से, तो एक 5 का कितना प्रतिशत है, तो ये आ जाएगा 20% आ जाएगा, कटिंग करेंगे तो ये 20% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखो, आपके पास सारे क्वेश्चन यहाँ पर लाभ हानि के निकल जाएंगे। आगे बात करते हैं रीजनिंग की, यहाँ पर बात होती है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं कि आपको अगर इसमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाते हैं तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाने पर दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा वो आपको बताना है। दूसरे स्थान पर बताना है, तो बी के बाद क्या था, पहले स्थान पर तो ये होगा, ये तो हो नहीं सकता। बी के बाद सी आता तो सी 3 में दिख रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पर एच ओ एल दे रखा है, तो सबसे पहले क्या आता है, जी एच आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कौन से स्थान पर बताना है, दूसरे स्थान पर, अंत से दूसरे स्थान पर बताना है, तो ये तो दूसरे स्थान पर हुआ, ये ठीक है ना। इसके बाद क्या आएगा, ओ वाला स्टार्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो पहले बोश आता है, फिर आपका आगे आपके पास आएगा क्या, कॉन्स्टेंटली आए, आपके पास क्या आएगा, चेकड आएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपके पास ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 आएगा, कॉन्स्टेंटली आएगा। तो आपके पास बताना है कि पीछे से कौन से स्थान पर आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं कि बेजोड़ का चयन कीजिए, सबसे अलग आपको बताना है कि चूज द ऑड वन कौन सा होगा, लोहार, नाई, दर्जी या बढ़ई। तो लोहार हो गया, नाई हो गया, यानी कि बार्बर हो गया, टेलर हो गया, कारपेंटर हो गया। तो लोहार, दर्जी, बढ़ई या फिर नाई। तो बेजोड़ का आपको कारपेंटर भी हो गया, टेलर हो गया, तो इसमें से अलग आपको बताना है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि लोहार भी कुछ ना कुछ बनाता है, दर्जी भी कुछ ना कुछ बनाता है, बढ़ई मतलब कारपेंटर भी कुछ ना कुछ बनाता है, नाई कुछ नहीं बनाता, नाई बाल काटता है सिर्फ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सा करेक्ट हो जाएगा। श्रृंखला को पूरा कीजिए, आपको बताना है कि अगली सीरीज क्या होगी। ए के बाद क्या आता है, बी आता है, फिर सी छोड़ा, डी आया, फिर डैश, फिर के, फिर पी है। तो यहाँ पर एक का गैप है, यहाँ पर दो का गैप है, ठीक है ना, यहाँ पर एक का गैप है। के की वैल्यू कितनी होती है, के की वैल्यू होती है आपके पास 11 होती है, पी की वैल्यू कितनी होती है, 16 होती है। यहाँ पर गैप देखा तो 5 का है, तो यहाँ पर 3 का गैप होगा, फिर यहाँ पर 4 का गैप होगा। तो के डी में डी ई एफ क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जी इसका करेक्ट, थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा, जी यहाँ पर आ जाएगा। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि एक चिन्हित भाषा में स्लो का जो कोड है, यानी कि SLOW का जो कोड है वो है RKNV। आपको बताना है कि फ्रेंड का कोड क्या होगा, FRIEND का कोड क्या होगा। आर से पहले क्या आता है, एस, के से पहले क्या आता है, एल, एन सॉरी, आर से, आर के बाद क्या आता है, एस आता है, के बाद क्या आता है, एल आता है। या मैं ऐसे उल्टा बोलूँ कि एस से पहले क्या आता है, -1 का यहाँ पर पैटर्न है, ठीक है ना। एफ से पहले क्या आता है हमारे पास, ई आता है। आर से पहले -1 करेंगे तो क्या वो आएगा, आई से पहले -1 करेंगे तो क्या आएगा, एच आएगा, यानी कि ई क्यू एच हमें देखना है। फिर ई से पहले क्या आता है हमारे पास, डी आता है, ई क्यू एच डी आएगा। फिर ई एन, यहाँ पर एन है, एन से पहले अगर हम -1 करेंगे तो एम आएगा, और डी से पहले -1 करेंगे तो क्या आएगा, सी आएगा। तो EQHDMC इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं बेडोजोड़, यानी कि अलग बताना है। कहता है कि ट्रेन, बस, पहिया या फिर नाव। तो पहिया इसका नाम अलग हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे क्या है, व्हीकल है। पहिया इज नॉट अ व्हीकल, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट, थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये थे हमारे पास अग्निवीर जीडी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि आपका पूछा गया था कब, 21 मार्च 28 मार्च 2021 को।
उम्मीद है सभी के सभी क्वेश्चन पसंद आए होंगे। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये, ठीक है ना। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह के और पीवीसी पेपर्स के लिए। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।